नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं रामेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर में। साथियों, मैं आपको संख्या पद्धति कराने जा रहा हूं। यह गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में आता है। रेलवे में तो इससे बहुत ही अच्छे खासे सवाल बनते हैं क्योंकि रेलवे का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या एएलपी हो, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में ये आते हैं। कुछ एग्जाम्स अब हो गए हैं तो कुछ आगामी समय 2025 में आएंगे, जैसे कि एनटीपीसी का पेपर होंगे और आरआरबी ग्रुप डी के भी पेपर चलेंगे। तो उन सभी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होगा आपके लिए। मैं आपको नंबर सिस्टम अतः संख्या पद्धति बहुत ही बेसिक तरीके से लेके हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। ये हमारा कई भागों में चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज पहली वीडियो तो इसमें सब कंप्लीट करा दिया जाएगा, नहीं। हम जो संख्या पद्धति पढ़ेंगे ना, वो बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी जो पेड कोर्स वाले जो कोर्स होते हैं जिसको हम पैसे लेके खरीदते हैं उसमें पढ़ता है, ऐसी वीडियो हम आपको कराएंगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से कराएंगे और कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको पीडीएफ फॉर्म में मिले। सब कुछ हम इसी बोर्ड पर लिखा कर दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है संख्या पद्धति। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, संख्या कहते किसे हैं? जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं और मैं तुमसे पूछूं, संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? तो क्या आप बता सकती है कि संख्या किसे कहते हैं? हम्म, तो संख्या कहते हैं, संख्या मैं आपको एक परिभाषा के रूप में लिखा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको जितना भी लिखाऊंगा ना वो आपको बोर्ड पर लिखाऊंगा। आप अपना नोट्स आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो मैं लिखाता हूँ, संख्याएं संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, वे गणितीय वस्तुएं हैं। साथ ही मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम गिनने मापने और नामकरण करने में संख्याएं वे वस्तुएं हैं, वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम किस में करते हैं? नामकरण करने में करते हैं, उन्हें संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो मेन बात है वो है गिनना, मापना और नामकरण करना। साथियों, गणित की कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम माप नहीं सकते और उनका हम नामकरण नहीं करते। तो इन सभी में हम किसका प्रयोग करते हैं? संख्याओं का प्रयोग करते हैं। हम जैसे उदाहरण के लिए आपसे कहें हम, जैसे कि दो वस्तुएं, दो कुर्सी या कुर्सियां। अच्छा, ये बताइए, अब मैंने कह दिया कुर्सी, पहले ये बताइए कुर्सी, अब हम बता सकते हैं कुर्सी क्या है? जब तक हम इसके पीछे कुछ नंबर्स नहीं लिख देते तो हमको पता चलेंगे कि कुर्सी को कितनी कुर्सियां हैं, कितनी वो, जैसे हमने लिख दी यहाँ पर 4, तो हम कह सकते हैं ये 4 कुर्सियां हैं।
यानी हम गिनकर बता रहे हैं 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 3 कुर्सी, 4 कुर्सी। ऐसे ही हम किस में करते हैं संख्या का उपयोग? गिनने में। और किस में कर सकते हैं हम? नापने में भी कर सकते हैं। 2 किलो चीनी, 2 किलो मीटर, 1 लीटर दूध, हम इसमें सभी में करते हैं ना। तो इन सभी को करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? संख्या का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, तो हम कह सकते हैं संख्या का प्रयोग किसमें करते हैं? गिनने, मापने और नामकरण करने में। आशा है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछें, मैं अगर आपसे पूछूं मैं पूछता हूं तुमसे, क्या संख्याओं के प्रकार होते हैं? साथियों मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वैसे तो हम इसे जो बना रहे हैं वीडियो, वो रेलवे परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए बना रहे हैं। अगर आप रेलवे के अलावा अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो एसएससी भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसएससी में जो जितना भी टॉपिक है इससे संबंधित जो हम रेलवे में कराएंगे वो सभी एसएससी से संबंधित होता है। ठीक है, फर्क ये हो जाता है कि एसएससी में ने थोड़ा हार्ड लेवल बन जाता है, इसीलिए। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये ट्रिपल एस नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये ट्रिपल एस नहीं था, ये एसएससी था। ठीक है भाई, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, चाहे सीपीओ का हो, कोई भी एग्जाम हो, सीएचएसएल कुछ भी हो, और जो इस समय अभी आएगा फरवरी में एसएससी जीडी का भी पेपर चालू होगा, तो उसमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर होगा। तो इसलिए आप बेझिझक होकर आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो हम क्या पढ़ रहे थे? संख्या पद्धति। अच्छा, मैंने आपको बताया था संख्याएं किसे कहते हैं? संख्याओं का प्रयोग किसमें करते हैं हम? संख्याओं का प्रयोग करते हैं गिनने में, मापने में और नामकरण करने में करते हैं। अच्छा ये बताइए, संख्याओं के प्रकार होते हैं क्या? जी हाँ, संख्याओं के प्रकार होते हैं। संख्याएं कितनी तरह की हो सकती हैं? संख्याएं 2 तरह की होती हैं। अब मैं एक बात तुमको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ संख्या। मैं आपसे कुछ नहीं करूंगा। संख्या, संख्या कितनी प्रकार की होती है? संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। अच्छा कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है, संख्या कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अच्छा कौन कौन सी हो सकती हैं? एक होती है वास्तविक संख्या है, वास्तविक, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। और एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं। साथ ही कौन कौन सी संख्या होती है? एक तो होती है वास्तविक संख्याएं और एक होती है काल्पनिक संख्याएं। संख्या कितने प्रकार की? संख्या 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं और काल्पनिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, क्या आप बता सकते हो? साथियों अगर आप अपना नोट्स बनाना चाहते हो ना, बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल जैसे मैं करा रहा हूँ वैसा ही आप बना सकते हो। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि काल्पनिक संख्या क्या होती हैं और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो अब हम इन्हें बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है साथियों, चलो अब हम बताते हैं कि इनको क्या कहते हैं। साथियों अब हमको पता है कि काल्पनिक संख्या क्या है। मैं आपको पहले बताता हूँ, जैसे कि एक, ये हमारी एक, मैंने आपके लिए एक रेखा खींची है। क्या है ये? एक रेखा है। मैं आपको बताता हूँ, ये एक रेखा है। क्या है ये? टीढ़ी चली जा रही है। अब कोई बात नहीं, उससे आपको बस आप समझ लेना ये क्या है, एक रेखा है। मान के चलो ये हमारा मध्य बिंदु है रेखा का। क्या है? मध्य बिंदु है ये, जो हमारा मध्य बिंदु है अर्थात 0। क्या है ये? 0 है। इस संख्या रेखा का, क्या एक संख्या रेखा होती है, उस संख्या रेखा का एक मध्य बिंदु है 0। हमको पता है दाएं तरफ चलने पर, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, दाएं तरफ चलने पर क्या होता है, जितनी भी संख्या होती है ना वो बढ़ते क्रम में होती है। किसमें होती है? बढ़ते क्रम में होती है, अर्थात दाएं तरफ चलने पर
संख्याएं प्लस में चलेंगी, जीरो के बाद प्लस में चलेंगे और ये बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी संख्या जाएंगी ना, हम कह सकते हैं जितनी संख्या इधर चलेंगी दाएं से बाएं, सॉरी बाएं से दाएं, ये है बायां पक्ष, बायां, तब मैं लिख देता हूँ इसे। इस देखो हम पहले से बना देते हैं, पहले बिल्कुल बेसिक से बनाते हैं, शुरू से बनाते हैं और आपको बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। देखो ये है हमारी एक संख्या रेखा, क्या है ये हमारी संख्या रेखा है, सीधी नहीं बन रही है टेढ़ी आ रही है। ये हमारी संख्या रेखा है, क्या है ये संख्या रेखा। मान के चलो ये है हमारा मध्य बिंदु अर्थात जीरो, क्या है ये जीरो है। ये होता है दायां पक्ष, क्या वो सॉरी बायां पक्ष, क्या होता है ये बायां, संख्या रेखा का बायां पक्ष। ये होता है हमारा दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या होता है ये दायां पक्ष। आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, अगर आप, क्योंकि बेसिक से बताने का मतलब ये है क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो आर्ट साइंस से या कॉमर्स साइंस से होते हैं, यानी बीए वाले होते हैं, उनका मैथ से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन क्या करें, आज के समय पे जितनी भी एग्जाम्स है सभी में मैथ आता है, तो उसमें तो ये चाहिए चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों का तो मैथ बनता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा। तो हमने क्या कहा था, जीरो से इधर की साइड का जो होता है उसे कहते हैं बायां पक्ष, और जीरो से इधर की साइड का दायां पक्ष होता है। और याद रहे जो ये संख्या चलती है ना बाएं से लेके दाएं तक जब चलती हैं तो वो बढ़ते हुए क्रम में चलती हैं। कैसे चलती हैं, बढ़ते हुए क्रम में। मैं ऊपर लिख देता हूँ कैसे चलती हैं, बढ़ते क्रम में। समझ में आ रहा है साथियों, ये जो संख्या चलती हैं बाएं से दाएं जो चलती है ना, वो चलती है बढ़ते हुए क्रम में चलती है। अच्छा बढ़ते हुए क्रम में कैसे चलती है मैं बताता हूँ। जैसे कि इस जीरो से जब इधर की साइड में चलते हैं तो वो संख्या बनती है धनात्मक में। कैसी होती है, वो धनात्मक होती है। और जब जीरो से बाएं तरफ चलते हैं तो वो होती है ऋणात्मक, अर्थात ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। जैसे हम जीरो से दाएं तरफ चलें तो जीरो से दाएं तरफ चलेंगे, एक दो तीन चार, जैसे 1 2 3 4, इधर की साइड चलने पर हमारी संख्या बढ़ते हुए क्रम में आती है। इनको कहते हैं हम धनात्मक संख्या। ये कैसी संख्याएं हैं, ये सभी धनात्मक संख्याएं हैं। कैसी हैं, धनात्मक संख्याएं, संख्याएं। अच्छा ये धनात्मक संख्या कैसे है, आप कहोगे इनमें तो प्लस का चिन्ह है ही नहीं, तो ये धनात्मक कैसे है। याद रहे साथियों, गणित में अगर आपको प्लस का चिन्ह दिखे चाहे नहीं दिखे, अगर हो या ना हो, अगर हम इसके आगे प्लस का भी चिन्ह लगा दें तो भी ये धनात्मक है। अगर इनके सामने कोई भी चिन्ह ना हो, कोई भी चिन्ह ना हो, तो ये हमेशा धनात्मक ही होती है। क्यों धनात्मक, जब तक इनके सामने ये वाला चिन्ह ना हो। तो अगर ये वाला चिन्ह आ जाता है तो वो धनात्मक नहीं होती है। अगर इसके अलावा कोई भी चिन्ह हो तो वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। समझ में आ रहा साथियों, तो ये कैसी संख्या है, धनात्मक है। अगर इधर की साइड में चले, इधर की साइड में चले, ये होती है हमारी नकारात्मक संख्याएं, -1 -2 -3 -4। तो ऐसे ये चलती रहती हैं, ये निकल गया क्या बाहर, ये चलती रहती हैं। और ऐसे ही इधर की साइड में चलती रहती हैं, ये भी चलती रहती हैं। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये होती हैं ऋणात्मक संख्याएं। कैसी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं। संख्याएं मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको गणित आता नहीं है तो भी सीख जाओगे। तो मैंने क्या कहा था, ये हमारी संख्या रेखा है। ये क्या है हमारी
ये हमारी संख्या रेखा है, संख्या रेखा, ये हमारी क्या है, संख्या रेखा। अच्छा, मैंने ये क्यों बनाया है बता सकते हो? ये मैंने इसलिए बनाया है, जो अभी हमने आपके सामने कहा था ना कि संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक संख्याएं, एक होती है काल्पनिक संख्याएं। तो हम ये जो संख्या रेखा है ना, संख्या रेखा, ये संख्या रेखा वास्तविक संख्याओं को दर्शाती है। कैसी संख्याओं को दर्शाती है? वास्तविक संख्याओं को। याद रहे, ये हमारी संख्या रेखा है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि संख्या रेखा शुरू कहाँ से हुई है, बता सकते हो कभी आप? शुरू कहाँ से हुई है संख्या रेखा और खत्म कहाँ पर होगी? तो इसे हम ना तो बता सकते हैं कि ये शुरू कहाँ से होती है, और ना ही हम बता सकते हैं, क्योंकि इसका जो शुरुआत का पॉइंट है वो भी हमको नहीं पता है कि कहाँ से शुरू हुई है। हम कह सकते हैं अनंत से शुरू हुई है और अनंत में जाकर खत्म होगी, या फिर हम कह सकते हैं इसका कोई शुरुआत है ही नहीं और ना ही इसका कोई अंत है। समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी इसका मिडिल भाग क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। ये इसका बीच का भाग है, यानी मध्य भाग है। ये जीरो क्या है? ये मध्य भाग। मध्य भाग क्या है? मध्य भाग ये है, ये अनंत से जाके अनंत पर खत्म होती है। तो अर्थात यहाँ से जितने भी नंबर घट के आए हैं, क्योंकि यहाँ से मान के चलो यहाँ से शुरू हुई है संख्याएं और ये धीरे 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 बढ़ते हुए क्रम में चल रही हैं, तो यहाँ पर आकर ये जो ऋणात्मक संख्या थी वो एक से आकर खत्म होगी, और जब यहाँ से चलेगी ना तो यहाँ से ये धनात्मक चलेगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या जीरो धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक, बता सकते हो? हम कह सकते हैं जो जीरो है ना, जीरो, जीरो, ये जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ना तो ये धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है। तो हम कह सकते हैं ये कोई भी नहीं है। इसको हम ना तो धनात्मक कहते हैं ना ही ऋणात्मक कहते हैं। समझ में आ रहा साथियों? जीरो ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। दोबारा से सुन लो, मैंने क्या कहा? जीरो ना तो धनात्मक संख्या है ना ऋणात्मक संख्या है। समझ में आ रहा है? तो हम कह सकते हैं जीरो इसका मध्य भाग होता है संख्या रेखा का। अब मेरा सवाल ये है, इसमें से पहले तो मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूँ तुमसे, क्योंकि इससे भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं, मैं एक सवाल पूछता हूँ, -10 और जीरो, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, बता सकते हो? -10 और जीरो, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? तो याद रहे, हमेशा ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है जीरो। कैसा होता है? ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है जीरो। हाँ, अर्थात हम कह सकते हैं -10 से हमेशा बड़ा होगा क्या? जीरो। याद रहे, ठीक है? क्यों बड़ा होगा? क्योंकि हमको पता है ये बढ़ते हुए क्रम में है। जब बढ़ते हुए क्रम में, तो इससे देखो देखो, ऋणात्मक एक संख्या से छोटा होता है ऋणात्मक दो, ऋणात्मक दो से छोटा होता है ऋणात्मक तीन, ऋणात्मक तीन से छोटा होता है ऋणात्मक चार, ऋणात्मक चार से छोटा होता है ऋणात्मक पांच, ऋणात्मक पांच से छोटा होता है ऋणात्मक छह। इधर की साइड में जब तक हम चलते रहेंगे ना, वो छोटी संख्या बनती जाएगी, और इधर के साइड में हम चलते रहेंगे, जैसे ऋणात्मक चार से बड़ी होती है ऋणात्मक तीन, ऋणात्मक तीन से बड़ी होती है ऋणात्मक दो, ऋणात्मक दो से बड़ी होती है ऋणात्मक एक, और ऋणात्मक एक से बड़ी होती है जीरो। ये आप ये मत समझना कि जीरो इससे छोटी है, नहीं, जीरो इनसे बड़ी है। और ऋणात्मक जीरो से बड़ी होती है एक, एक से बड़ी होती है दो, दो से बड़ी होती है तीन, तीन से बड़ी होती है चार। समझ में आ रहा है? तो याद रहे, जीरो हमेशा, जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, इन सभी में बड़ी होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है साथी, आशा है आपको समझ में आया। मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है आपके साथ। एक बार समरी और फिर से बता देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था संख्या। संख्या क्या होती है? संख्या होती है कि संख्याएं गिनने में काम आती हैं, मापने में काम आती है और नामकरण करने में काम आती है, बताया था मैंने। अच्छा, संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है वास्तविक संख्याएं, एक होती है काल्पनिक संख्याएं। अभी हम देखेंगे वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं, काल्पनिक संख्या किन्हें कहते हैं। मैंने पहले आपको ये एक समरी बताया था। क्या बताया था? मैंने ये बताया था,
फिर हमने बताया था कि ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा का मध्य भाग 0 होता है। 0 के बाएं तरफ चलने पर संख्याएं घटती जाती हैं और दाएं तरफ चलने पर संख्याएं बढ़ती जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं बाएं से दाएं चलने पर संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में होती हैं। कैसे क्रम में होती है? बढ़ते हुए क्रम में होती है। 0 ना तो धनात्मक संख्या होती है ना ही ऋणात्मक संख्या होती है। याद रहे 0 ना तो धनात्मक होगी ना ही ऋणात्मक होगी। और जो फिर हमने देखा था, फिर हमने क्या देखा था, जो संख्याएं हैं अनंत से शुरू होती हैं और अनंत पर खत्म होती हैं। इनका ना तो शुरुआती पॉइंट पता है हमको ना ही अंत वाला पॉइंट पता है, यानी ये इनफाइनेट तक चलती रहती हैं। समझ में आया साथियों? अब बात करते हैं क्या, ये तो मैंने आपको फिर से बता दिया। हमने ये भी बताया था ये ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और ये धनात्मक संख्याएं होती है और 0 हमारा मध्य भाग होता है। अब मैं इसी पर कुछ आपको सवाल बताता हूँ, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब इसी पर फिर से बताता हूँ तुमको। अब मेरा सवाल क्या था, अब सुनो। अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या पढ़ा था। अब मैं कहता हूँ पहले हम काल्पनिक संख्या को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्यों? काल्पनिक संख्या हमारा छोटा सा है। फिर काल्पनिक संख्या को देखने के बाद फिर हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं को। समझ में आ रहा साथियों? हम पहले काल्पनिक संख्या को देखते हैं। क्या? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्याएं। साथियों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये हमारी वीडियो हर रोज आया करेगी, हर रोज। ठीक है, आपको कंप्लीट गणित करा दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक दो वीडियो डाल दी खत्म, नहीं, आपको कंप्लीट कराया जाएगा। और कैसे कराया जाएगा मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो पहले मैं आपको एक थ्योरी कराऊंगा, ऐसे बिल्कुल बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और कॉन्सेप्ट बताने के बाद, जैसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्या बताऊंगा? आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कॉन्सेप्ट कराने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा खूब। ठीक है, हम जो चलेंगे वो इसी तरह से चलेंगे। पहले आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और कॉन्सेप्ट कराने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको सवाल कैसे बन सकते हैं, आप सवाल कर लोगे या नहीं। ठीक है, और वो जितने भी सारे प्रश्न होंगे ना, वो ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से बनाए गए हों। आपको वही प्रश्न दिए जाएंगे जो आपके रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है साथियों? अच्छा, हम बात करते हैं काल्पनिक संख्या। अच्छा, काल्पनिक संख्या कहते किन्हें हैं? मैं कहूँ कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, बता सकते हो? तो मैं बताता हूँ काल्पनिक संख्या कहते किन्हें हैं। देखो काल्पनिक संख्या वे संख्या होती हैं जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा है? काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, यानी कि हम इस पर लिख ही नहीं सकते उनको। क्यों नहीं लिख सकते? काल्पनिक संख्या हमने कुछ अपनी कल्पनाओं के आधार पर बनाई है, वो वास्तविक में है नहीं, लेकिन हमने वो अपनी कल्पनाओं के आधार पर बनाई है। कैसे बनाई है? जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे कि अंडरूट में करड़ी में √2, करड़ी में √4, ये कैसी संख्या है? ये एक काल्पनिक संख्या है। आप कहोगे कैसे काल्पनिक संख्या है? बता सकते हो कैसे काल्पनिक संख्या है? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ क्यों है कि काल्पनिक संख्या है। भाई अब हर एक चीज का कोई ना कोई बात होती है। देखो गणित में कभी अपवाद नहीं होता, ये याद रखना। गणित हमेशा प्रैक्टिकल रहता है। अगर कोई चीज है तो क्यों है, इसका भी कोई ना कोई बात होगी तभी तो है। और मैंने कहा है आपसे, ये अंडरूड में जिसको हम करड़ी कहते हैं, इसको कहते हैं, लाओ इसको बता देता हूँ पहले। देखो ये जो होती है ना, वैसे तो मैं इसको जब कराएंगे ना घातांकी एवं करणी तब उसमें भी बता देंगे। मैं पहले भी इससे बता देता हूँ। ये होता है, इसे हम करणी कहते हैं। क्या कहते हैं? करणी। बिल्कुल बेसिक्स बताऊंगा आपको। इसको हम करणी कहते हैं। अच्छा जी, करणी कहते हैं, इसको हम डिटेल से देखेंगे जब चैप्टर हमारा घातांकी एवं करणी आएगा तब। तो मैंने कहा करणी के अंदर -2 यानी नकारात्मक संख्या 2 है। तो ये कैसी संख्या है? ये एक काल्पनिक संख्या है। क्यों है काल्पनिक संख्या? मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके बराबर हम कुछ भी मान सकते हैं। इसके बराबर हमने माना आई। क्या माना? आई मान के चलो। इसके बराबर हमने आई माना, यानी कि आई बराबर अंडरूट में यानी करड़ी में -2 है। अच्छा,
अब हम इसको करनी को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। कैसे हटाते हैं? तब हम इसका वर्ग करेंगे ना। याद रहे साथियों, जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पे कर दें। जब हम वर्ग करने जाएंगे, वर्ग करें चाहे घन करें चाहे कुछ भी करें, जो बराबर संख्या जिधर इतना जोड़ोगे उतना ही इधर जोड़ोगे, जिधर इतना जो कुछ भी करोगे इधर उतना ही आपको इसमें भी करना होगा। तो अगर हम इसका वर्ग कर रहे हैं तो इसका भी हम वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे इसका भी। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो कैसे होगा? तो देखते हैं क्या हुआ। ये हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हो जाएगा, जब वर्ग करने पर ये करनी हट जाता है, करनी हट जाता है, यानी कि करनी का जो मान होता है वो होता है, मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो इससे इससे ये करनी कट जाएगा तो ये अंदर बचेगा -2। आप कहोगे इससे ये कैसे काट दिया? मैं आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा जब करनी का सब चैप्टर आएगा, बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा। यानी कि वर्ग करने पर जो हमारा बाहर आया है वो -2 आया है, और किसके बराबर आया है? वर्ग करने पर। तो हमने कह दिया कि ये काल्पनिक संख्या है, तो इसीलिए ये काल्पनिक संख्या है, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक नंबर आता है। कैसा आता है? धनात्मक नंबर आता है। लेकिन यहाँ पर अंक कौन सा आया है? ये तो माइनस का आया है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि -2, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर देता हूँ। जब -2 का वर्ग करें, हम क्या करें? -2 को मैंने के बराबर माना, मान के चलो। अब हम इसका वर्ग करते हैं, क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। तो हमको पता है -2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। तो ये किसके बराबर हुआ है? ये के बराबर हुआ है। के की घात 2 के बराबर कितना होता है? -4, 4 होता है। तो इसी आधार पर कह सकते हैं, जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं ना, तो वो जो संख्या बनती है वो धनात्मक बनती है। ध्यान से सुनना साथियों, जो नंबर बनता है किसी भी नकारात्मक संख्या का, जितने भी ये नंबर दिख रहे हैं ना नेगेटिव में, इन संख्याओं का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर जो नंबर बन के आएगा वो धनात्मक आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं, किसी नकारात्मक संख्या का अगर हम गुणा करते हैं तो वो हमेशा किस में बनता है? धनात्मक बनता है। इसे याद रखना। क्या याद रखना? किसी नकारात्मक संख्या का गुणा करते हैं तो वो कैसा होता है? समान नकारात्मक संख्याओं का गुणा धनात्मक होता है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर क्या आ जाता है वर्ग करने पर? हाँ, ये भी कह सकती हो किसी नकारात्मक, लाओ इसे मैं सही से लिख देता हूँ, वर्ग गुणा करना नहीं, मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर नोट करके। आप भी नोट करके लिख सकते हो अपने उसमें नोट। किसी नकारात्मक, जी का, जी माँ है साथी, माँ, माँ में आदता है। नकारात्मक संख्याओं, नकारात्मक संख्या कौन सी होती है? वो ये वाली होती है। किसी नकारात्मक संख्याओं, किसी क्या? सभी। यहाँ पर किसी को उठाओ, यहाँ पर लिखो सभी। सभी क्या? सभी नकारात्मक संख्याओं का वर्ग हमेशा 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 कैसा होता है? धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक संख्या होती है। समझ में आ रहा साथियों? ये काल्पनिक संख्या की परिभाषा नहीं है। ये जो मैंने आपको ये बताया था ना कि अंडर में -2 का वर्ग करने पर जो हमारा जो उत्तर आया था ना, ये उत्तर, इसका मतलब ये है ये काल्पनिक संख्या है। तो हम कह सकते हैं काल्पनिक संख्याओं को कभी वर्ग करने पर धनात्मक नहीं आएगा, वो ऋणात्मक आया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके बराबर ये है, तो इसीलिए ये क्या है? ये काल्पनिक संख्या है। और मैंने क्या बताया था?
जितनी भी नकारात्मक संख्याएं हैं उनका अगर हम हमेशा वर्ग करेंगे तो कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। अगर इसका धनात्मक उत्तर आ जाता, इसका धनात्मक उत्तर आ जाता तो ये हमारी काल्पनिक संख्या नहीं होती। इसका धनात्मक उत्तर आया नहीं है, इसका जो उत्तर आया है वो आया है नेगेटिव में, तो इसलिए ये कैसा नंबर है, ये है हमारा काल्पनिक नंबर। काल्पनिक संख्या, ये कैसा संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है। और हमने जब ये माना था तो ये कैसा नंबर था, ये हमारा, ये जो बन के आया था ये है हमारा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। हम वास्तविक संख्या को भी पढ़ेंगे, पहले हम आपको काल्पनिक बता देते हैं तो समझ में आ रहा है। यानी काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। अगर मैं तुमसे कहूँ इस अंडरूट में जो करनी में जो -2 था, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये इसका हमको पता है किसी नकारात्मक संख्या का वर्ग करते तो वो तो धनात्मक होता है, लेकिन ये तो ऋणात्मक आ रहा, जब हमने इसका वर्ग किया तो ये तो ऋणात्मक आया था। समझ में आ रहा साथियों? तो इसीलिए ये क्या है, ये काल्पनिक संख्या है। हम और भी उदाहरण लेते हैं, जैसे अभी हम इसको भी बताएंगे। जैसे मैंने करनी में -2 लिया था ना, जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं, अनरूट करनी में 2। जैसे कि आपको विश्वास ना हो, पहले ये देखो, अनरूट में 2 बराबर के रख दिया हमने। अगर हम इसका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, इसका वर्ग करके देखते हैं क्या ये काल्पनिक नंबर है। मैंने पूछा, पहले मैं इससे पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ आपसे, अंडरूट में 2 जो रूट में 2 है, क्या ये वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है, वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है। तो हम कह सकते हैं, अभी पता करके देख सकते हैं, इसके बराबर कुछ भी रख लो, के रख लो। जब हम इसका वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो इस वर्ग से ये कट जाएगा, इससे ये कैसे कट जाएगा मैं आपको पहले बता देता हूँ। चलो इसी में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो करनी का मान होता है ना, करनी का मान वो होता है 1/2। क्या होता है, 1/2 होता है। अर्थात हम पहले से बता देता हूँ ये हमने कैसे काटा है, पहले इसको बता दूं। ये हमने इस ऐसे काटा है, हमने ऐसे काटा है, जो करनी में 2 है, इसके ऊपर हमने जब 2 घात लगाई थी, तो इसका मतलब ये है 2 की पावर 1/2 हो जाती है। जो करनी का मान होता है ना, वो होता है 1/2 गुणा, क्योंकि जब ये 1/2 होगा तो इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होगा तो ये 2 हो गया, इसीलिए ये 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा, ये बचा हमारा 2 बचा। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जब 2 से 2 कटा तो हमारा अंदर कितना आया, बाहर ये हमारा आया 2, कितना आया, 2 आया। तो हमारा के स्क्वायर कितना आया, 2, के की घात 2 बराबर 2 आया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये कोई वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है, ये वास्तविक संख्या, ना कि ये काल्पनिक संख्या। तो ये कैसी संख्या बन के आई है, ये वास्तविक संख्या बन के आई है, वास्तविक संख्या। समझ में आ रहा होगा साथियों आपको। तो हम कह सकते हैं साथियों, हम यही कह सकते हैं, काल्पनिक संख्याओं का जो मान आता है और जो वास्तविक संख्याओं का मान आता है वो हम ऐसे बता सकते हैं। अच्छा, मैंने जो शुरुआत में आपको एक उदाहरण दिया था, आई, क्या दिया था, आई, आई का जो मान होता है ना, आई का मान, आई, ये आई को हम एक भाषा में हम इसी को कहते हैं अयूटा। क्या कहते हैं, अयूटा। ये एक यूनिट भी है, यानी एक मात्रक है। क्या है, ये मात्रक है। इस ये आई है साथी, आई ये मात्रक है, इसको हम अयूटा भी कहते हैं। यानी कि अयूटा बराबर कितना होता है, तो अयूटा बराबर होता है अंडरूट का -2। ये इसका मान है, याद रखना साथियों। ये काल्पनिक नंबर है, पहले तो ये याद रखना, ये कैसा नंबर है, काल्पनिक नंबर है। अयूटा एक काल्पनिक नंबर है। कैसा नंबर है, ये एक काल्पनिक नंबर है, काल्पनिक संख्या है। तो अयूटा बराबर कितना होता है, अंडरूट में -2, अंडरूट में -2। मैं फिर से कहता हूँ, ये अयूटा है, अयूटा बराबर अंडरूट में -2। अच्छा, फिर हमने एक और मान ज्ञात किया था अयूटा का, क्या किया था,
आयोटा की घात 2 बराबर हमने क्या ज्ञात किया था, माइनस के 2। तो ये भी इसका ही मान है साथियों, इसको भी याद रखना। पहला याद किया था हमने आयोटा बराबर अंडर में -2, दूसरा याद किया था आयोटा बराबर -2, आयोटा बराबर नहीं सॉरी आयोटा की घात 2, अर्थात हम कह सकते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर या आयोटा वर्ग बराबर -2। तो ये आयोटा बराबर वर्ग का आयोटा का वर्ग बराबर -2, एक आयोटा बराबर माइनस अंडर में 2। ठीक है साथियों, ये इनके मान भी होते हैं। ठीक है, और क्या ये धनात्मक नहीं हो सकता? हो सकता है। कैसे धनात्मक हो सकता है? इसका भी वर्ग करके देख लो। अब इसका भी वर्ग करके देख लो, यानी कि नीचे आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पर करके देखता हूँ, यहाँ पर करके देखता हूँ। देखो, हम आयोटा की घात 2 का भी वर्ग करें ना, जैसे कि हम इसको करते हैं, इसको कर रहे हैं, आयोटा की घात 2 का इसका भी वर्ग कर दें, इसका भी वर्ग कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर माइनस की 2। मैंने क्या बताया था, अगर इसका भी वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग करेंगे, क्योंकि इसके बराबर ये ही तो है। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो जब ये धनात्मक नंबर बनेगा ना, धनात्मक नंबर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, ये कोई डिवाइड का चिन्ह नहीं है साथियों, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये चिन्ह लगा दिया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसका वर्ग करने में ये कितना हो जाएगा, आयोटा की घात 4 बराबर 2, सॉरी कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4। तो याद रहे, आयोटा की घात बराबर संख्या होती है 4, यानी कि अगर हम काल्पनिक संख्या को पॉजिटिव में बनाएंगे ना, तो कितनी घात बराबर बनी है पॉजिटिव में, यानी उसकी घात लेकर 4 गए हैं हम, कितनी लेकर गए हैं, 4 गए हैं, तब जाकर वो संख्या पॉजिटिव में आई है। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा हो तो अच्छी बात है, मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से बताया है, बिल्कुल ही बेसिक से। ठीक है साथियों, कह सकते हैं आयोटा की घात 4 बराबर संख्या बनी है धनात्मक, तब जाके यहाँ पे ये धनात्मक बनी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अयोटा का मान कितना होता है, माइनस का 2। अयोटा की घात 2 का मान कितना होता है, माइनस के 2, वो सॉरी ये अंडर में 2 था, ये माइनस का 2 है। अयोटा की घात 4 बराबर होता है धनात्मक संख्या। अब यही मत समझ लें कि अयोटा का मान ही ये -2 है, इस जगह में -3 आ सकती है, -5 आ सकती है, -16 आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? कुछ भी आ सकता है नंबर। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया है। कैसे बताया, उदाहरण के तौर पे बताया है। तो अर्थात हम कह सकते हैं काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या वो संख्याएं होती है जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है साथियों, आशा है आपको समझ में आई होगी वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब कर लें। आज हम इसे यहीं तक पढ़ेंगे। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से काल्पनिक संख्याओं के बारे में बताया है। काल्पनिक संख्या बस इतना ही है, आपको इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको काल्पनिक संख्या बता दी, अब हम कल जो बताएंगे ना वो बताएंगे, कल हम वास्तविक संख्याएं, कौन सी संख्या बताएंगे, वास्तविक संख्याएं। आशा है आपको समझ में आया होगा ये बात। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और अपनी तैयारी करते जरूर रहना। आप इसका नोट्स अवश्य बनाते चलें। ठीक है साथियों, आज के लिए बस यही। जय हिंद, वंदे मातरम। हम फिर मिलेंगे कल, हम रोजाना मिलते रहेंगे। ठीक है, बाय।